तो क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। कंप्यूटर बेसिक्स भाई बिल्कुल कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर बेसिक्स में होता क्या है, अगर मैं कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद में पढ़ेंगे हम मेमोरी के बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हो गई हमारी ये, हाँ मैं PDF खोल लेता हूँ जहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्यूटर के डेफिनेशन क्या है। ए कंप्यूटर इज़ अ ट्रूली अमेजिंग मशीन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम गिवन ऑन अ सेट ऑफ डेटा इनपुट टू जनरेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन नोन एज आउटपुट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी अमेजिंग मशीन है। यहाँ पर ट्रूली अमेजिंग मशीन लिखा हुआ है, तो इसको हम साथ में कंसीडर करके चलेंगे। तो कंप्यूटर एक ऐसी अमेजिंग मशीन है, बहुत ही अमेजिंग मशीन है। इससे आप बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, डेफिनेशन आप लोगों को रटाई गई होगी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज फलाने का। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर हम लोग सीधा पॉइंट पर आते हैं। कंप्यूटर इज़ अ अमेजिंग मशीन दैट परफॉर्म ए स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर कंप्यूटर करता क्या है, वर्क ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर सीधे से आपसे इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, आपको आउटपुट देगा। अगर आप उस आउटपुट को फ्यूचर में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप चाहें तो उसे स्टोर कर दीजिए, किसमें, कंप्यूटर में ही। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ, बहुत ही आसान है। कंप्यूटर में कुछ नहीं है। कंप्यूटर हमारे डेटा को लेगा, प्रोसेस करेगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा, अगर आप चाहें तो उसे स्टोर भी करेगा। ये हो गए हमारा कंप्यूटर का काम। ठीक है, तो यही होता है हमारा कंप्यूटर, कुछ नहीं होता। इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना और उसे स्टोर करना, जिससे कि आप फ्यूचर में उसे एक्सेस कर पाएँ। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर की, तो फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज को ही क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने एक अहम भूमिका निभाई थी कंप्यूटर को बनाने में, कंप्यूटर की खोज करने में। और खोज तो नहीं कह सकते, इन्वेंशन बोल सकते हैं इसको। खोज अलग चीज़ हो गई, इन्वेंशन अलग चीज़ हो गई। तो कंप्यूटर के इन्वेंशन में चार्ल्स बेबेज की एक अहम भूमिका थी, एक मेन रोल प्ले किया था इन्होंने, जिससे कि इन्हें कंप्यूटर्स का फादर बोला जाता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, तो कंप्यूटर में मेनली दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये क्या मतलब हुआ, देखिए फिजिकल कंपोनेंट क्या होते हैं कंप्यूटर्स के। फिजिकल कंपोनेंट जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हमारे फिजिकल, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उठा के इधर उधर रख सकते हैं। बेसिकली सर्किट्स हो गए हमारे, जो हमारे कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं। मदरबोर्ड में काफ़ी सारे सर्किट्स लगे होते हैं। हमारा मदरबोर्ड ही हो गया, खुद CPU हमारा हो गया। तो ये सब हो गए हमारे हार्डवेयर्स। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो अगर आप कहीं पे लिखना चाहते हैं तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर्स की, तो सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं हमारे,
यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड प्रोग्राम दैट मेक अ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं? चलिए, सॉफ्टवेयर तो हमें पता है। चलिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये इसमें हमारे बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं। ये प्रोग्राम्स हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बन गया। ये तो बन गया सर, पर अब ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं? अब इन प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो प्रोग्राम बनाए जाते हैं कोड्स के थ्रू। ठीक है, कोड्स के थ्रू, ये हो गए कोड्स, कॉम्प्लेक्स कोड्स के थ्रू। अब इसको अगर हटाएं और आप लोगों को प्रोग्राम क्या होते हैं? अगर हम कंप्यूटर को कोई बात कहना चाहते हैं, कोई हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो वो हम देंगे प्रोग्राम्स के थ्रू। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है। काफ़ी सारे कोड्स होते हैं। कोड्स हम लोग लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, C++, जावा, पाइथन, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो उनमें ना जाके हम लोग सिंपल सा देखेंगे, हम उसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए हमने, तो इन सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोलते हैं, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो हमारे इंस्ट्रक्शन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में या काफ़ी सारी क्वांटिटी में कंप्यूटर समझता है, किसी के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की बात। अगर हम बात करते हैं यूज़र की, तो यूज़र कौन होता है? अगर मैं इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर को चला रहा हूँ, तो मैं हुआ यूज़र। जो इंसान, जो बंदा कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, वो हुआ यूज़र। अगर हम बात करें डाटा की, तो डेटा क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट विच कंप्यूटर स्टोर एंड रीड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये हो गया हमारा डाटा। डाटा के बारे में हम लोगों ने पहले बात की, शायद नहीं बात की हम लोगों ने। अगर डाटा की बात करें तो डाटा हमारा रॉ फैक्ट्स होते हैं, कच्चे तथ्य होते हैं, अगर हिंदी में बात करें हम, जो कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहता है इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स। अगर मैं डेटा की बात करूं, तो अगर मैं ये खोल लूँ, सबसे पहले थोड़ा नीचे आ जाऊँ स्क्रॉल करते हुए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माई नेम इज़ सूरज यादव, ये क्या है? अगर मैं इसे सेव कर दूँ अपने कंप्यूटर में, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा डेटा, जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहता है। ये ऐसे नहीं स्टोर होगा कंप्यूटर में। अगर आप सोच रहे हैं कि माय नेम इज़ सूरज यादव, ये लाइन लिखी हुई है, ये ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही स्टोर हो जाएगी कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं होता। ये नंबर्स के फॉर्मेट में सेव होती है। नंबर्स कौन कौन से? नंबर्स 0 and 1, इन्हें हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स क्या होता है? बाइनरी नंबर्स हमारे 0 and 1 होते हैं। 0 का मतलब होता है हमारा ऑफ, 0 मीन्स ऑफ या फॉल्स कह सकते हैं इसे। 1 का मतलब होता है ऑन या ट्रू कह सकते हैं इसे। तो इसमें ज़्यादा डीप में ना जाके सीधी सी बात ये है कि कंप्यूटर हमारे दिए हुए डेटा को, जैसे हमने यहाँ पर दिया माय नेम इज़ सूरज यादव, इसको अगर सेव करेगा तो ये इसको सेव करेगा इस कोड में, इस लाइन को चेंज करेगा वो अपनी लैंग्वेज में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में 0101 की कोड में, और उसके बाद में इसे सेव करेगा। जब हम इससे अपना एक्सेस करेंगे, हम यही लाइन अगर हम 5 महीने बाद या 6 महीने बाद या आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद इसको एक्सेस करें, इसको दोबारा खोलें, तो ये हमें एज इट इज़ दिखेगा। पर कंप्यूटर ने उस कोड को यूज़र के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, उसके बाद में उसे डिस्प्ले किया। तो इस बाइनरी लैंग्वेज को या बाइनरी नंबर्स को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारे दिए हुए डेटा को 0 and 1 के फॉर्मेट में सेव करता है। कंप्यूटर नहीं जानता माय नेम इज़ सूरज यादव का मतलब क्या है, माय नेम इज़ सूरज का मतलब क्या है। कंप्यूटर डजंट नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। समझ रहे हैं आप?
तो वो इसको स्टोर करेगा बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी नंबर्स के कोड के थ्रू, मशीन लैंग्वेज में। अगर उसमें ज़्यादा डीप ना जाते हुए अगर आगे बढ़े हम, तो बात करते हैं हार्डवेयर्स की। अब हार्डवेयर्स की बात आ गई यहाँ पर आप अगर डेटा की जो डेफिनेशन है ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी दी हुई है, कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट यानी कि कच्चे तथ्य, कंप्यूटर स्टोर रीड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, स्टोर एंड रीड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। मतलब वही है, कंप्यूटर डेटा जो होता है वो कच्चे तथ्यों के बारे में लिखा है। अगर मैंने लिख दिया सूरज यादव 2 + 2 = 4, ठीक, तो ये क्या हुआ, हमारा डेटा हो गया। इसको अगर हम स्टोर करें कंप्यूटर में, अगर हमारी फ़ोटोज़ हो गई, हमारी वीडियोज़ हो गई, हमारा दिया हुआ इनपुट हो गया उसमें, या हमने कुछ लाइंस लिख दी, या हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो जिसने मेमोरी ऑक्यूपाई की, अगर आगे चल के मेमोरी के बारे में भी बात करेंगे, वो होती है हमारा डेटा। तो डेटा के बारे में इतना बहुत है, इतना आप लिख सकते हैं, इतना आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें हार्डवेयर्स के बारे में, तो हार्डवेयर में हमारे इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस, वेबकैम, टच स्क्रीन, लाइट पेन। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, SMPS। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। स्टोरेज डिवाइसेस में मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप। ये सारा, इसमें से काफ़ी सारे टर्म अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो एक एक करके मैं सबको समझाने वाला हूँ कौन क्या क्या होता है। तो कीबोर्ड तो आप सभी को पता है, हमारे कीबोर्ड जो ये लगा होता है हमारे, जहाँ पर हमारे बटन्स होते हैं जिससे कि हम एक कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो इनपुट डिवाइस की अगर बात करें, तो इनपुट डिवाइसेस हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर मैंने कीबोर्ड यूज़ किया है, कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस। क्यों इसे हम इनपुट बोलेंगे? क्योंकि इसके थ्रू मैंने उस कंप्यूटर को डेटा दिया। अगर मैंने इसमें लिखी थी ये लाइन, माय नेम इज सूरज यादव, तो मैंने ये किसके थ्रू लिखी? मैंने लिखा कंप्यूटर के कीबोर्ड के थ्रू। तो कीबोर्ड हमारा क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन ये मैं बात कर रहा हूँ इस माइक्रोफोन से, तो ये माइक्रोफोन से हमारी वॉइस कंप्यूटर तक जा रही है, तो ये माइक्रोफोन क्या हो गया? ये हो गया इनपुट डिवाइस। माउस के थ्रू हम कर्सर ऑपरेट करते हैं। ये हमारी देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर हमने मार्कर के थ्रू अगर हम इसमें कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें, तो ये हम किसके थ्रू ऑपरेट कर पा रहे हैं? ये इस कर्सर को हम किसके थ्रू ऑपरेट कर पा रहे हैं? माउस के थ्रू। तो हम इसको कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, तो ये हमारा माउस हो गया इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा, हमारी वीडियो बन रही है, यहाँ पर आप कॉर्नर में देख रहे होंगे, मैं आ रहा हूँगा, तो ये किसके थ्रू बन रही है? वेब कैमरा के थ्रू। वेब कैमरा यहाँ पर हमारा लगा हुआ है, जिसके थ्रू हमारी वीडियो बन रही है, हमारी वीडियो कंप्यूटर तक जा रही है। तो कुछ ना कुछ कंप्यूटर को मिल रहा है इधर से, यूज़र के थ्रू। तो वो जिस डिवाइसेस के थ्रू मिल रहा है, इनपुट जिस डिवाइस के थ्रू मिल रहा है, उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइसेस भी है, आउटपुट डिवाइसेस भी है। तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कैसे हुआ? टच स्क्रीन कई सारी होती हैं। अगर हम बात करें मोबाइल की टच स्क्रीन के बारे में, तो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, ये देख रहे हैं आप मोबाइल, ये अगर मैं उठाऊं इसको, तो यहाँ पर इसका टच काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कैमरा खोलूं, नहीं है, तो ये इसका काम कर रहा है, और ये इसके थ्रू हम पासवर्ड डालेंगे या इसमें कुछ एक्सेस करना चाहें, तो हम सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि हम इसे इनपुट दे रहे हैं। अगर हम बात करें कैलकुलेटर अगर खोलें, तो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो ये हमारा इनपुट जा रहा है इसे, यानी कि ये इनपुट डिवाइस तो हो गया। और इसके थ्रू हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 कुछ भी लिखा कर दे, अगर 1 2 3 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख दे, तो इसके थ्रू हम देख पा रहे हैं इसमें लिख क्या रहा है। या हम लिखें 1 + 1 = 2, ये हो गया हमारा। तो इसके थ्रू हमने देखा
कि यहाँ पर क्या हुआ, तो ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस भी हो गया और इनपुट डिवाइस भी हो गया, ठीक है। और लाइट पेन हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल बोर्ड में। डिजिटल बोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लेक्चर अगर आप लोगों ने अटेंड किए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा टीचर्स जो होते हैं हमारा लाइट पेन यूज़ करते हैं डिजिटल बोर्ड पर लिखने के लिए। तो लाइट पेन के थ्रू हम डिजिटल बोर्ड में इनपुट दे रहे हैं, तो वहाँ पर उससे हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो लाइट पेन के थ्रू हमने इनपुट दिया तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में तो मदरबोर्ड हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसर हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है, रैम रोम एसएमपीएस। तो जो डेटा को प्रोसेस करे और हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दे, यानी कि हमारे इच्छा अनुसार हमें आउटपुट दे, हमारे इनपुट को मद्देनज़र रखते हुए जो हमें आउटपुट मिले और इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना, जो काम जो हो रही है प्रोसेसिंग इनपुट से आउटपुट में, वो कौन कर रहा है? जो डिवाइस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दे वो होता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते वो होता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कि हमारा मदरबोर्ड क्या करता है? मदरबोर्ड हमारे सारे कंपोनेंट जितने भी होते हैं हमारे हार्डवेयर्स, उनको उनके मदरबोर्ड पे सॉकेट्स होते हैं हमारे हार्डवेयर्स के, जहाँ पर हमारे काफ़ी सारे हार्डवेयर्स लगे हुए होते हैं, जिसमें हमारा प्रोसेसर भी लगा होता है। प्रोसेसर क्या करता है? हमारी प्रोसेसिंग करता है इनपुट को आउटपुट में, इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में कन्वर्ट करना किसका काम है? प्रोसेसर्स का काम है, जिसमें काफ़ी सारा रोल प्ले करता है रैम भी, रोम भी, एसएमपीएस भी और मदरबोर्ड भी। अगर ये इसमें से अगर कोई भी अगर नहीं होगा तो हमारा जो इनपुट डेटा है वो आउटपुट डेटा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा या आउटपुट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या? इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना। 1+1 इनपुट दिया मैंने, प्रोसेसिंग हुई, किसने की? प्रोसेसर ने की। उसके बाद हमें क्या आउटपुट मिला? 1+1 हमने दिया था तो हमें मिला 2, यानी कि आउटपुट मिला हमें। तो 2 क्या हुआ? आउटपुट हुआ। 1+1 को प्रोसेस किसने किया? प्रोसेसिंग डिवाइस यानी मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, इन सब ने मिलके जो है प्रोसेसिंग की, इससे हमें आउटपुट मिला। अगर उस 2 को हम स्टोर करना चाहें तो हमने स्टोरेज डिवाइस में इसे स्टोर कर दिया है। स्टोरेज डिवाइस में हमारे काफ़ी सारी डिस्क आ जाती है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं बस, और कुछ नहीं है। डेटा स्टोरिंग डिवाइस में इस डेटा को स्टोर किया जाता है बस। अगर नीचे अगर बात करें कंप्यूटर्स के फीचर्स के बारे में, द फॉलोइंग फीचर्स कैरेक्टराइज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन यहाँ पर रिफ़र कर रहा है कंप्यूटर को। इलेक्ट्रॉनिक मशीन यहाँ पर रिफ़र कर रहा है कंप्यूटर्स को। तो कंप्यूटर्स के अगर फीचर्स की बात करें तो कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की अगर मैं आपसे बोलूँ 715 + 419 को ऐड कर दो, 715 + 419, तो आप सोचेंगे, हो सकता है काफ़ी देर बाद सोचते हैं कि क्या होगा इसका आउटपुट, और सोचने के बाद भी हो सकता है आप गलत हो जाएं। तो अगर यही चीज़ मैं अगर कंप्यूटर को बोलूँ तो वो मिली सेकेंड में, नैनो सेकेंड में उसको करके दे देगा। तो कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी, जैसा कि मैंने बोला कि अगर मैं आपको कुछ आउटपुट दूं कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कितना, मतलब x + y इज इक्वल टू कितना, यानी कि 427 + 519 प्लस, अगर इसको प्लस कर दें तो हमें कितना आउटपुट मिलेगा। तो हो सकता है आप बता दो तुरंत दें, पर हो सकता है आप गलत हो जाएं। तो एक्यूरेसी मतलब होता है सही और गलत करने का पैरामीटर्स होता है एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो हमेशा सही से सही गणना करता है, हमेशा नहीं करता है सही गणना, कभी कभी कंप्यूटर भी गड़बड़ हो जाता है।
पर उसको हम अगर साइड रखें तो ह्यूमंस के कंपैरिजन में कंप्यूटर की एक्यूरेसी बढ़िया होती है। एक्यूरेसी मतलब सही गलत करने की जो क्षमता होती है, सही एक्यूरेट बताने की, मतलब सही सटीक बताने की वो क्षमता, उसे एक्यूरेसी बोलते हैं। स्टोरेज एंड रिट्रीवल। स्टोरेज तो आपने पढ़ लिया कि डेटा को स्टोर कर लेता है। मान लीजिए हमने 50 पेज की एक पीडीएफ है, जैसे ये हमारी 18 पेज की पीडीएफ है, तो इसे स्टोर करना है, कंप्यूटर ने 1 सेकंड में स्टोर कर लिया। जैसे कि स्टोर भी है ये। रिट्रीवल यानी कि अगर हम फ्यूचर में इसे एक्सेस करना चाहे तुरंत इसने रिट्रीव भी कर दिया, यानी कि उसने हमें दिखा भी दिया। ये हो गया हमारा रिट्रीवल। पर अगर इसी इंसान को बोलें कि इतने सारे स्टोरेज तुरंत स्टोर कर लो जितने जल्दी कंप्यूटर करता, तो शायद इतना होना बहुत मुश्किल है, और या नामुमकिन भी कह सकते हैं इसे। खैर छोड़ते हैं इसको बात को। और रिट्रीवल मतलब तुरंत हम इसे बाद में एक्सेस भी कर सकते हैं, एज इट इज़ आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका। अगर हम बात करते हैं रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमने आपसे पूछा, जैसा कि हमने पहला एग्जांपल लिया था 1 + 1 = 2, और तुरंत आपसे दूसरे क्वेश्चन करें, तो आप एक टाइम के बाद आपका दिमाग हैंग हो जाएगा कि यार पागल है क्या, थोड़ा तो टाइम दे, पागल है क्या, थोड़ा तो टाइम दे ना कि मैं सोच सकूं। तो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो बार बार प्रोसेसिंग कर सकता है, ह्यूमन के कंपैरिजन में वो ज़्यादा प्रोसेसिंग कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, जिससे कि वो बार बार वही प्रोसेसिंग कर सकता है। रिलायबिलिटी बहुत होती है। कंप्यूटर, अगर आप एक हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर में अगर कुछ सेव करते हैं तो काफ़ी दिनों बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मे बी साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो गया, और दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाना हो गया, इस आसान रहता है कैरी करना। तो इन मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, वो हमारा अलग हो गया। अभी के लिए हम बात करें तो ये इधर से उधर ले जाना, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी सही होती है, जिससे कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जा सकते हैं। लो कॉस्ट, हमारे घर में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, देखिए लो कॉस्ट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लो कॉस्ट इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो लो कॉस्ट लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर्स लो कॉस्ट में भी आते हैं, हाई कॉस्ट में भी आते हैं। कंप्यूटर्स कई प्रकार के होते हैं, तो उसी हिसाब से उनको कैटेगराइज्ड किया गया है, उसी हिसाब से उनके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, घटते जाते हैं। अगर हम लो स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर लेते हैं उसकी लो कॉस्ट होगी, हाई स्पेसिफिकेशन का कंप्यूटर लेते हो तो उसकी वो एक्सपेंसिव होगा, यानी कि उसकी हाई कॉस्ट होगी। तो ये हो गया हमारा। और सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करें, हार्डवेयर के बारे में जैसे हमने बात की थी, अगर हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में ऐसे ही बात करें तो सॉफ्टवेयर्स भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो गए। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में हमारे सिंगल यूज़र्स और मल्टी यूज़र्स भी आ जाते हैं। तो ये क्या हुए? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली नोन एज यूटिलिटी टूल्स, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो इनका क्या मतलब हुआ? अगर मैं बात करूं कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर हमारा यूटिलिटी टूल्स, यानी कि एक टूल्स है कैलकुलेशन करने का एक टूल है, तो इसे हम डाल सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में। अगर हम बात करें कैमरा की, तो कैमरा कैसा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जिससे कि हम थोड़ा इनपुट्स आउटपुट वाला काम कर सकते हैं। बेसिकली हम कैलकुलेशंस हो गए, हमारे डेली टास्क जिससे हम करते हैं, तो वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की अगर बात करें, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, लैंग्वेजेस, अकाउंटिंग, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे हो गए।
जो हमारे काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड भी आते हैं। अगर मैं बात करूँ वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स की, ये हमारे हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हम बाद में डाल सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स पहले से इंस्टॉल हुए आते हैं। अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो मोबाइल में भी, और कंप्यूटर्स के बारे में बात करें तो कंप्यूटर्स में भी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिनके बिना हमारा कंप्यूटर चल सकता है, सब कुछ काम हो सकता है बिंदास, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उन्हें हम इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं जैसे कि हमारा हो गया विंडोज़, जैसे कि हो गया हमारा DOS यानी कि डॉस। डॉस पहले यूज़ होता था डॉस में हम कमांड लिखते थे, कंप्यूटर उसे रीड करता था, एग्जीक्यूट करता था, और उसके बाद में हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देता था। मैक ओएस, जो एप्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं मैक ओएस। एप्पल के लैपटॉप्स जो आते हैं और एप्पल के मैकबुक जो आते हैं उनमें यूज़ होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं बात करूं विंडोज़ के बारे में तो ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। फ्यूचर का पता नहीं, फ्यूचर में विंडोज़ से लोग मैक में भी शिफ्ट हो सकते हैं, और काफ़ी सारे अदर सॉफ्टवेयर, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकते हैं, उनमें भी स्विच हो सकते हैं। पर राइट नाउ अगर हम बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, जिससे जो एट ए टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारे वर्जन्स आ जाते हैं। XP आ जाता है, विंडोज़ 7 आ जाता है, विंडोज़ 8 आ जाता है हमारे पास, और विंडोज़ 10, 11, अब तो 12 भी आ गया है। और ये हो गए हमारे सिंगल यूज़र, जिस पे एट ए टाइम एक इंसान काम कर सकता है, एक यूज़र काम कर सकता है। अगर हम बात करें मल्टी यूज़र के बारे में तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेहतरीन एग्जांपल है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप एक साथ कई यूज़र्स काम कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर। और विंडोज़ सर्वर क्या होता है, सर्वर जहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र इंटरकनेक्टेड रहते हैं उसे सर्वर बोलते हैं। काफ़ी सारे यूज़र्स का डेटा उसमें स्टोर रहता है। यानी कि अगर मैं इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा डेटा है और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो गया सिंगल यूज़र। अगर एक कंप्यूटर में ऐसा बनाऊँ जिसमें 4 लोग एक साथ उस पर काम करें, यानी कि डिस्प्ले 4 हो जाए, कीबोर्ड 4 हो जाए, माउस 4 हो जाए, पर वो जो काम करें वो एक ही हमारे कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर से प्रोसेस हो डाटा, एक ही स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो, तो ये हो गया हमारा सर्वर। तो अभी तक हमने बात की कंप्यूटर्स के ओवरव्यू के बारे में, डेफिनेशन देखी, कंप्यूटर क्या होता है उसको देखा। उसके बाद में हमने देखा हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स के बारे में, फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर्स के बारे में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट हमारे एक कंप्यूटर में लगे होते हैं, क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले और सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is considered as a brain of a computer. It performs all type of data processing operation, stores data, intermediate results and instructions known as program. It controls the operation of all parts of computer. ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन CPU की। तो यहाँ पर अगर पहली लाइन की बात करें तो कंप्यूटर इज़ अ कंसिडर एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को, दिमाग को CPU कहा जाता है। अब दिमाग, अगर आप दिमाग क्या होता है, जिससे कि हम सोचते हैं, जिससे हम कुछ देखते हैं और
एनालाइज करते हैं, उसे देख उसके बाद में हम पता लगा पाते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ है। अगर मैं इस ग्लोब को उठाऊं और पहले मैंने इसको देखा, उसके बाद में मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ है, फिर मुझे पता चला कि हाँ ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। तो मैंने सोचा किससे? अपने दिमाग से। प्रोसेसिंग किस में की? अपने दिमाग में। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने का काम सीपीयू करता है, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इट परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये हर तरीके के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। हर प्रकार के जो डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है यही करता है। मतलब इनपुट से आउटपुट में चेंज करने के बीच में हमारी प्रोसेसिंग होती है। वो प्रोसेसिंग कौन करता है? हमारा सीपीयू करता है। और उसके बाद में अगर स्टोर करना है तो ये स्टोर डेटा को स्टोर करता है। पर डेटा को स्टोर करता है पर किस में स्टोर करता है? मेमोरी में। तो स्टोर करेगा सीपीयू, पर किस में करेगा? मेमोरी में। इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मतलब किसके थ्रू करेगा? हमारे रिजल्ट को दिखाएगा, प्रोसेस करेगा, रिजल्ट दिखाएगा और डेटा को स्टोर करेगा। किसके थ्रू? हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू। हमने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके बिहाफ पे वो प्रोसेसिंग करेगा, इनपुट लेगा, इनपुट जो हमने दिया, इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिए, उसके बाद में उसे प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट जनरेट करेगा, उसे स्टोर करेगा। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। एक तरीके से बोल सकते हैं इसे दादा नहीं होते, मैं देखा है। एक पहले किंग होता था, किंग। अगर हम एशियंट टाइम की बात करें तो किंग होता था। तो वो क्या करते थे? पूरे एक स्पेसिफिक एरिया पे कंट्रोल उनका होता था। वही कंट्रोल करते थे कि हाँ कितना लोगों को लगान देना है, कितना कर देना है। कर मीन्स टैक्स, कितना टैक्स देना है और उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ नहीं मिलनी चाहिए, और उसको सिक्योर करना है। तो यही सारा काम कौन करता था? किंग करता था। उसी प्रकार कंप्यूटर में जितनी भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, उसको कौन मैनेज करता है? उसे मैनेज करता है सीपीयू, हमारा सीपीयू। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू, अगर आप मन में सोचे कि कंप्यूटर का सीपीयू क्या होता है, तो आप एक बड़ा सा डिब्बा सोचेंगे कि ये होता है सीपीयू। पर वो सीपीयू नहीं होता, उसे बोलते हैं हम कंप्यूटर का कैबिनेट। वो होता है हमारा कैबिनेट। उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के सेंटर में या साइड में लगा होता है हमारा सीपीयू। अगर मैं सीपीयू की आपको दिखाऊं, फ़िलहाल इसमें नहीं पढ़ा होता। सीपीयू हमारा कुछ इस प्रकार लगा होगा ये। उसके बाद आसपास हमारे ऐसे बिच्छू की तरह टांगे निकली होती हैं, उसके पैर होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सर्किट्स होते हैं ये। तो ये हमारी एक चिप बोल सकते हैं इसे। और ये होता है हमारा प्रोसेसर, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। ये होता है हमारा मेन सीपीयू। सीपीयू हमारा डिब्बा नहीं होता। आज ये बात समझ लीजिए आप लोग। उस डिब्बे को हम सीपीयू नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सीपीयू। और फिर सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? अगर सीपीयू के पार्ट्स के बारे में अगर बात करें तो सीपीयू में जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के बारे में, तो व्हेन द कंट्रोल यूनिट एनकाउंटर एन इंस्ट्रक्शन दैट इन्वॉल्व मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डिसीजन लॉजिक इट पासेस। ये डेफिनेशन तो पूरी लिखी है, पर अगर मैं आपको सीधी सी लैंग्वेज में सीधा बताऊं तो एएलयू हमारा काम क्या करता है, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है? ये हमारी परफॉर्म करता है सारे ऑपरेशन विच इज़ रिलेटेड टू मैथ्स, विच इज़ रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। ये हमारा वो काम करता है। अगर मैं कंप्यूटर को बोलूं कि 5 + 5 इज़ इक्वल टू कितना होता है, 5 + 5 कितना होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। तो कंप्यूटर प्रोसेस किसके थ्रू करेगा? प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि सीपीयू के थ्रू। अब सीपीयू ये चूँकि हमने इसको
मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, हमने इसे कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, तो ये उस क्वेश्चन को उठाएगा और ट्रांसफ़र कर देगा ALU को कि भाई भैया तुम संभालो इसको, हम नहीं जानते, तुम संभालो इसको, क्योंकि मैथ वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा है, मैथ वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा है, तुम जानो इसका और बताओ रिज़ल्ट। और हम बता रहे हैं यूज़र को, यानी कि मालिक जो हमारे बैठे हैं यानी हम, तो इन्हें बताना है। तो वो कैलकुलेट करेगा, CPU को बताएगा, CPU यूज़र को इंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब इंस्ट्रक्ट नहीं बोल सकते, उसे डिस्प्ले कराएगा हमारा रिज़ल्ट, यानी कि 5 + 5 इसकी प्रोसेसिंग किसने की, CPU के अंडर में काम करने वाले ALU ने की। CPU का पार्ट होता है एक ALU, तो उसने की, ठीक है। तो कैलकुलेशंस हमारी सारा ALU करता है। उसके बाद हम बात करें रजिस्टर्स की, तो भाई रजिस्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रजिस्टर इज़ अ स्मॉलेस्ट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन द CPU। ऑल डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। तो रजिस्टर क्या होता है, देखिए हमने एक पेन ड्राइव ली, पेन ड्राइव एज्यूम कीजिए हमने एक पेन ड्राइव खरीदी, तो पेन ड्राइव को मैंने लगाया अपने कंप्यूटर में, हमारा एक गाना है छैया छैया, वो हमारे कंप्यूटर में पड़ा है, उस छैया छैया गाने को हम पेन ड्राइव में कॉपी कर रहे हैं या पेन ड्राइव में डाल रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। मान लीजिए उसमें लगा टाइम 1 मिनट, 1 मिनट टाइम लगा, और हमारी पेन ड्राइव जो है वो है 16 GB की, ठीक, तो उसमें 1 मिनट टाइम लगा। अगर रजिस्टर्स क्या करते हैं, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, जैसा कि पेन ड्राइव हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है, उसी प्रकार रजिस्टर भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, पर रजिस्टर बहुत ही फास्ट होते हैं। अगर हम पेन ड्राइव की जगह हम रजिस्टर्स की पेन ड्राइव लगाएं, रजिस्टर्स की बनी हुई पेन ड्राइव लगाएं, तो उसमें अगर हमें 1 मिनट लग रहा था पेन ड्राइव में कॉपी करने को, तो रजिस्टर में कॉपी करने में हमें लगेगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड, हाफ सेकेंड, इतना फास्ट होता है रजिस्टर हमारे। पर रजिस्टर फास्ट होने के साथ साथ महंगे भी बहुत होते हैं, इसीलिए रजिस्टर्स को खाली CPU में यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी कैपेसिटी हाई नहीं होती, पर ये फास्ट बहुत होते हैं। तो जितना भी हमारा काम होता है, जितने भी हमारा डाटा है, ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने CPU में भी एक स्टोरिंग डिवाइस होता है जिसे रजिस्टर्स बोलते हैं, तो अगर जो हमने कुछ भी अगर इसको दिया, मान लीजिए जैसे हमने 5 + 5 हमने एग्जांपल लिया था, तो 5 + 5 = 10, तो 5 + 5 हमने दे दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने ALU को दिया, और ALU से वो प्रोसेस होके हमारे पास आ गया कि 10 होता है भैया लो। पर उस बीच में जो ये 5 + 5 जो हुआ, ये स्टोर कहाँ हुआ, ये स्टोर हुआ हमारे रजिस्टर्स में स्टोर हुआ। क्योंकि रजिस्टर्स बहुत ही हाई स्पीड होते हैं, इसीलिए ये महंगे होते हैं रजिस्टर्स, इसीलिए हम अपने हार्ड डिस्क में और SSD में रजिस्टर्स का यूज़ नहीं करते। पर हार्ड डिस्क और SSDs के थ्रू के जैसे ही रजिस्टर्स भी एक स्टोरिंग डिवाइस होता है, स्टोरेज एरिया बोल सकते हैं इसको CPU में। फिर बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली दादा, जैसा कि हमने बोला था कि कंट्रोल यूनिट सबको, इसे जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल यूनिट ये मतलब कंट्रोल करेगा भाई, सबको कंट्रोल करेगा, चाहे वो ALU हो, चाहे रजिस्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, सबको कंट्रोल करेगा ये, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हम राजा हैं, हमारे सारे मंत्री होते ना, पहले मंत्रीज होते हैं, तो मैनेज हम मंत्रियों को कर रहे हैं, पर हमारा काम कौन कर रहा है, सारे मंत्री कर रहे हैं।
तुम सब काम करोगे, तुम सबको मैनेज करने का काम मेरा है, यानी कि मैं कंट्रोल यूनिट हूँ और तुम सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हो, काम तुम करोगे, तुम लोगों को मैनेज मैं करूँगा, यानी कंट्रोल यूनिट। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली हमारे सारे कंपोनेंट को मैनेज करता है, सारे कंपोनेंट्स को डेटा खुद डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता है, उन लोगों से करवा के, सारे कंपोनेंट से करवा के खुद उनको मैनेज करता है कि तुम्हें कैसे कैसे करना है। ये हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट।